बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज 10वां रोज़ा है रमज़ान। पाकिस्तान में जो कि लाइव ट्रांसमिशन है, ख़ुसूसी लाइव ट्रांसमिशन PTV न्यूज़ से आप रोज़ाना देखते हैं। इस माह सियाम में फ़ारूक हसन और सारा भट्टी आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। सारा, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा है। काफ़ी दिनों से मौसम बहुत इट्स वेरी नाइस, कूल है। हाँ। और यूजुअली मार्च में हमारे पंखे या AC चल जाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में अभी इस तरह का कोई मेरा ख्याल में पूरे मुल्क में, इवन लाहौर में भी अभी पंखे आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में चलना शुरू हैं। कराची में भी बहुत अच्छा मौसम है और ये अल्लाह ताला की ख़ास बरकत है जी। माह सियाम तो है ही बरकतों का महीना, और मैं तो हमेशा कहता हूँ जब मौसम अच्छा हो जाए तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इस माह का में इंजॉय करते हैं आप इबादत को भी। ख़वातीन हज़रात, आज का जो फॉर्मेट है, आज के मेहमान से भी आपका तारुफ करा दें, उसके बाद हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात सारा आप शेयर करना चाह रही थी व्यूअर्स के साथ, आज के दिन के इम्पोर्टेंस, अहमियत के हवाले से। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के बारे में कहा है कि खदीजा मेरे साथ तब खड़ी थी जब दुनिया में कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था। बेशक। हज़रत मरियम और हज़रत खदीजा के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो अपने दौर की बेहतरीन औरतें थीं। हज़रत खदीजा एक वर्किंग वूमन थी। वो अपने ज़माने की मोस्ट पावरफुल और वेल्दी ट्रेडर भी थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की एक रिलेशनशिप ऐसी है जो कि हर मुसलमान के लिए इंस्पिरेशनल रिलेशनशिप है। उन्होंने एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट किया। हज़रत खदीजा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उनको स्पिरिचुअली सपोर्ट किया। और इसी तरह की रिलेशनशिप हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि वो एम्यूलेट करे और अपनी लाइफ के अंदर भी लाए। ज़बरदस्त सारा। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। बिल्कुल। तो आप देखें कि इस्लामिक हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो वो तिजारत करती थी। बिल्कुल। और उस ज़माने में और देखें जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग हमेशा मिसगाइड हो जाते हैं कि जी शायद विमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट से आया। तो हमारी तो तारीख़ है कि ख़वातीन हमेशा से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तिजारत करती थी। और इस्लाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ज़माना जहालत को इस्लाम जब आया तो वो रोशनी था उस जहालत वाले ज़माने की एक में जो ट्रेंड्स थे, जो उनके कल्चरल रिचुअल्स थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी की। वो उनसे 15 साल बड़ी थी उम्र में। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत से शादी की। तो यही तो होते हैं ट्रेंड्स को चेंज करना, यही तो होता है कि कल्चर को ब्रेक करना। और हमारा इस्लाम इससे ज़्यादा क्या एग्ज़ाम्पल दे सकता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बारे में इतना हाईली स्पीक करते थे। हज़रत आयशा से हम सुनते हैं, हम मुख्तलिफ़ ट्रेडिशंस में सुनते हैं कि वो कितना रोते थे जब हज़रत खदीजा की वफ़ात पा गई थी। बिल्कुल। और सारा, आपने इस्लाम की बात की तो इस्लाम तो यकीनन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, इस्लाम में वो तमाम कवायद मौजूद हैं। अच्छा फ़ारूक, एक और मैं बात करना चाहती हूँ जो कि बड़ी खूबसूरत थी, और वो ये थी कि हज़रत खदीजा जो थी वो बहुत अच्छा पहनना ओढ़ना पसंद करती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अच्छा पहनना ओढ़ना पसंद करते थे। सवारी भी उनकी अच्छी होती थी। और उनका जो खैमा होता था, वो उसका जो टॉप होता था वो सिल्क का बना हुआ होता था। और वो सिर्फ इसलिए बना हुआ होता था ताकि जो गरीब लोग हैं वो पहचान सकें कि उनका खैमा है और वो उधर आके उनसे मदद मांग सकें। सही। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप अगर अपनी दौलत को इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो वो इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि दूसरे लोग आपको पहचान सकें कि आपका अल्लाह की तरफ से देने वाला हाथ है। ये भी स्पिरिट ऑफ इस्लाम है, मदद करना अपने सब जानने वालों की, अपने हमसायों की, अपने रिश्तेदारों की। खैर जी, इस मैसेज के साथ आज की इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। IG रह चुके हैं सिंध के, बलूचिस्तान के नहीं, IG सिंध रह चुके हैं, पंजाब के रह चुके हैं, इस्लामाबाद के रह चुके हैं, मोटरवे के रह चुके हैं, साबका वफाकी सेक्रेटरी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल के, यूनाइटेड नेशंस में कमिश्नर रह चुके हैं, बलूचिस्तान में उन्होंने वैसे सर्व किया हुआ है, पुलिस में बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं और कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल भी इनको मिल चुका हुआ है।
इनसे हम बातचीत करेंगे इनके सफ़र के हवाले से और थोड़ा रमज़ान के हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फारूक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। इट्स ऑलवेज एन ऑनर। आप सबको अमान में रखें। जज़ाकल्लाह। और अब तो ये आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं अखबारों में, अक्सर मैं पढ़ रहा होता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनके। अच्छा जी, उनके साथ तौकीर साहब एग्जीक्यूटिव शेफ़ एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन का परमानेंट हिस्सा हैं। आज वो एक नई रेसिपी शेयर करेंगे। तौकीर भाई अस्सलाम वालेकुम। आज क्या बना रहे हैं? कसरे पख्तान। कसरे पख्ता। अच्छा, इसके बारे में मैं मज़ीद डिटेल में बात करूँगा जब हम बाकायदा आगाज़ कर चुके होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब और हस्ब रिवायत हम इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा कारी आमिर से, आमिर इकबाल से, कि वो ये सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ضالا فهدى। ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدقت يا رب العالمين। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाए। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाए। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाए। एक ऐसी दुनिया जहां ऊंचाइयों की कोई हद न हो, जहां के खूबसूरत मनाजिर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से तामीर करता इस्लामाबाद मोटरवे M1 सी पैक्ट रूट पर वाक़े, जहां आपकी खुशी, आपका मयार, आपका इत्मीनान और आपके अपनों का साथ हो। न्यू सिटी पैराडाइज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर आपका नया घर।
मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराए और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। Health and Nutrition segment is brought to you by FFC. बने रहें हम कौम की उम्मीद की किरण, ये है FFC का अज़्म। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन। बहुत शुक्रिया सारा। तौकीर भाई, आज आपने जो डिश का नाम बताया वो सॉरी मैंने मिस कर दिया, ज़रा दोबारा से रिपीट करें और थोड़ा उसके इंग्रेडिएंट्स भी बताएं। ये इसको मुगलाई पनीर भी कहते हैं। अच्छा। लेकिन असल इसका नाम जो है ना वस्त एशिया में वो कहते हैं कसरे पख्तान। कसरे पख्ता जी, पख्तान। पख्तान जी जी। क्या है जी? सिंपल सी है। ये पनीर हम खुद तोड़ते हैं, पनीर हम खुद बनाते हैं और जिन सॉसेस में बनता है उसमें ये एक वाइट सॉस है जिसमें तिल है, चारों मगज़ हैं और जो है ना काजू। इसको दूध में हम लोग इसी सॉस बनाते हैं और दूसरा मलाई और दूध की अलहदा से एक और सॉस बनाते हैं इसकी। इसके फ़ायदे जो हैं, एक मैग्नीशियम, सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है, फास्फोरस। और जो लोग ये जिम वगैरह में नए रह जाते हैं ना, उनको मसल्स वगैरह का वो मसला होता है, तो उन दिनों के लिए ये जो डिश है ना, बिल्डअप के लिए अच्छी है ये। जब आप शुरू में जाते हैं तो मसल्स वगैरह ना आपको बड़े टाइट होते हैं, तो उसके लिए ये डिश, ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल नॉर्मल, ये इसकी आप जो है ना इससे आपको मिलती हैं और बनाना बड़ा आसान। और व्यूअर्स इस वक्त रेसिपी है स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जी। बताइए तो भाई। और ये मक्खन में बनती है, टोटली सिंपल है, वेरी इजी और वेरी टेस्टी। ठीक है, चलें ये जब आप बना लेंगे फिर आपसे वो भी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई। डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? फारूक, थैंक यू वेरी मच। रमज़ान मुबारक हो आपको और तमाम सुनने वाले देखने वालों को, सबको रमज़ान सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने सर्विस के दौरान PhD किया और अपने नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल हुआ। पहले तो आपको हम खाली एज सैयद कलीम इमाम IG जानते थे। तो डॉक्टर साहब, ये पढ़ाई का शौक़ बचपन से था या सर्विस के दौरान आपने कहा कि ज़रा मुनफरिद होने के लिए मैं PhD भी कर लूँ? नहीं, इल्म हासिल करने का तो शुरू से ही मुझे शौक़ था और इंसान तरक्की उसी सूरत में करता है जब वो जानने की कोशिश करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में उस वक्त ज़्यादा बड़ी तब्दीली आई जब मैंने कराची यूनिवर्सिटी में शोबा फ़लसफ़े में दाखिला लिया और फ़लसफ़े में मास्टर्स किया। सो फ़िलासफ़ी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। फ़िलोस मीन्स टू लव एंड सोफिया विजडम, सो इट्स लव फॉर विजडम। लेकिन मज़े की बात ये थी कि हर आदमी, हर शख्स मुझे जब सुनता था कि मैं फ़लसफ़े में मास्टर्स कर रहा हूँ तो हंसता था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने जब कुछ अर्से बाद पढ़ाना शुरू कर दिया मास्टर्स करने के बाद, तो वो और हंसते थे।
क्यों? और वो कहते थे ये फ़लसफ़ा पढ़ाता है। वो समझते हैं फ़लसफ़ा बड़ा बेकार सा सब्जेक्ट है, हाँ, हालांकि मुश्किल subject है और- मुश्किल है, खुश्क है, हाँ जी। मसा और ड्रामों में और बहुत सी जगह उसको इस्तेमाल किया था जी, फ़लसफ़ा बगावत है। हाँ। तो मेरी बेगम भी कहती हैं कि अगर तुम उस्ताद और फ़लसफ़ा ही पढ़ाते रहते तो शायद तुम्हारी और मेरी शादी ना होती। तो इतना खुश्क और उसका मजाक बनाने जाए, हालांकि इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं। जी हाँ। और दुनिया ने तरक्की इसी पे की है कि जब उन्होंने सोचना शुरू किया, इल्म से मोहब्बत करनी शुरू की, तो और इसीलिए जब कोई शख्स पीएचडी करता है तो उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं। बेशक, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो वहाँ से फिर आपने ये किया एंड यू फील कि यू डिड द राइट थिंग। अब तो आपके आर्टिकल्स में भी हमें वो फिलॉसफी नज़र आती है। जी हाँ, मैं कम से कम ये हुआ कि मुझे चीज़ें समझ में थोड़ी सी मुख्तलिफ पहलू से मैंने देखना शुरू किया। द फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइफ, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, कि हम कौन हैं, कितना अर्सा रहेंगे, कितने हमसे पहले कितने लोग आए, और इस 40-50 साल की जो एक हेल्दी लाइफ होगी हमने कैसे ज़िंदगी गुजार दी सर है। एक और चीज़ आपने जो फ़िलासफ़ी के ऊपर बात की है, हम लोगों ने जैसा सुना है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनकी बेसिस ही किसी ना किसी फ़लसफ़े पे। फ़िलासफ़र के ऊपर है। जैसा जितने भी रूसो आइन हैं दुनिया did में। it जी, on, जी, बिल्कुल ठीक। on the French हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक जॉन स्टुअर्ट मिल का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था। तो हर चीज़ की जो बिगिनिंग होगी, जिस कि आपकी शायद सर्विस की है, और आपके एक्सपीरियंस में किस तरह रहा है कि जब आप अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एक बेहतरीन तरीके से, अभी भी जिस आप बात करें कि इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो हाउ इज़ इट बेटर कि जब आप अगर फ़िलासफ़ी में आपने पढ़ा और आपने इतना आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया, हाउ इज़ दैट बेटर फॉर यू देखिए, और एनीवन? वैसे तो हर शख्स सोचता है, हर शख्स अपनी ज़ात में एक फ़लसफ़ी या तालिब इल्म है फ़लसफ़े का, लेकिन ये कि बाकायदा तौर पे पढ़ना वो भी एक जो है उसका एक अपना फ्लेवर है। लेकिन हमारे यहाँ किसी वजह से इसको, इस सब्जेक्ट को इतना, जिसे आप कहना कि प्रोपोगेट नहीं करते और Importance इसकी लोग उस पढ़ते तरह नहीं से है। नहीं है। वो कहते हैं आप पढ़ने के बाद करेंगे क्या, आप उस्ताद लगेंगे, क्या करेंगे। तो इसीलिए मेरा मजाक बनाया जाता था कि ये बेकार सा आदमी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं फ़लसफ़े के बाद जब मैंने CSS किया और पुलिस में आया, तो मेरी ज़िंदगी में तो इस शोबे ने बहुत ही मदद की। मुझे कम से कम सोचने की एक सलाहियत मिली, और मैं हर शख्स की जो वॉइस है उसको सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, उसके ओपिनियन सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी एक सोच है तो दूसरों की भी एक सोच है, एंड यू कैन ऑलवेज सिंथेसाइज एंड यू कैन कम टू अ बेटर कंक्लूजन। देखिए, हमारे यहाँ एक डिसेंट और डिसएग्रीमेंट का एक मिजाज हो गया है, और जब कोई करता है तो उसको बुरा समझा जाता है। फ़लसफ़े का तो जन्म ही यहीं से होता है कि आप कोई बात करें और फिर आप सोचें कि उसके मुख्तलिफ पहलू क्या हो सकते हैं, एंड देन यू कैन पिक द बेस्ट, एंड व्हेन यू कैन पिक द बेस्ट यू विल प्रोग्रेस, और दूसरों से आप बेहतर होंगे, तरक्की करेंगे, समझने में आपको आसानी होगी हर चीज़ से। और ये क्या है, बेसिकली आइडियाज़ लाना, बेसिकली नॉलेज की तलाश में रहना, एंड द सर्च फॉर ट्रूथ, द सर्च फॉर ट्रूथ, जो कि हमेशा एक ऑन गोइंग प्रोसेस हाँ। है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि में जो एक कॉमन नोशन है वो ये है कि जो बच्चे खेलते हैं या खेलों में अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में थोड़े से हल्के होते हैं, और जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो खेलों में हल्के होते हैं क्योंकि वो पढ़ाई करते रहते हैं। आपने फ़िलासफ़ी में PhD किया और फिर आपने पुलिसिंग में आप IG इस्लामाबाद रहे, IG पंजाब रहे, IG सिंध रहे, बलूचिस्तान में आपने वैसे सर्विस की, कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल आपने लिया जो कि हाईएस्ट ऑनर है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए। फिर यूनाइटेड नेशंस में आप रहे, कमिश्नर रहे, फिर IG मोटरवेज़ रहे 2 मरतबा। तो आपने तो माशाल्लाह दोनों फील्ड्स में, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा किया, और बड़ी रेयर कॉम्बिनेशन है। कौन से ऐसे यूनिक इनिशिएटिव्स या कॉन्सेप्ट्स थे जो आपने पुलिसिंग में इंट्रोड्यूस कराए? मैं समझता हूँ कि मुझे उस्ताद अच्छे मिले, ख़ास तौर पे जब मैं एकेडमी में आया तो हमारे बहुत ही अच्छी कमांडेंट थे, ज़फ़र इकबाल राठौर साहब थे, असद अलवी साहब थे, और तारिक खोसा साहब थे, और बड़े नामवर लोग थे। इन्होंने हमें बड़ा मोटिवेटेड रखा, हमारे अंदर वो स्पार्क रखा, वो एक छोटा सा नन्हा सा इंसान ज़िंदा रखा हमें। और जब मैं बलूचिस्तान गया, मैं 10 साल वहाँ रहा, तो मुझे बलूचिस्तान का जो मिजाज था उससे सीखने को बहुत कुछ मिला। और वो ये था कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो दोनों हाथ से मिलाते हैं। आपके दफ्तर में कोई भी आ सकता है, आपने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, आपने सबकी इज्जत करनी है। ये एक प्रैक्टिकली वहाँ हम देखते थे जो कि प्रैक्टिस हो रही थी। मतलब आई कुड वॉक इनटू चीफ मिनिस्टर ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, IG ऑफिस, यही IG और चीफ सेक्रेटरी अगर दूसरे सूबे में होते या होते, मैं शायद इनके दफ्तर में उस नहीं जा सकता। उन्होंने भी वो मिजाज अपनाया। तो बलूचिस्तान का कल्चर और वैल्यूज़ जो थे, दैट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। मेरे टीचर्स का बड़ा इम्पैक्ट था। दूसरा ये था कि हम यूनाइटेड नेशंस में जब हमने जॉब की तो वहाँ से हमें डाइवर्सिटी मिली,
और वहाँ से हमें नए नए बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें समझ में आए, और फिर एज अ टीम वर्क हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ। मसलन आपने पूछा अगर कोई चंद काम हम ढूंढना चाहें तो अगेन मेरा अकेला कोई काम नहीं, टीम वर्क का काम है। मसलन ड्राइविंग लाइसेंस में हमने बहुत काम किया। मुझे याद है ये इब्तदाई तौर पे किताबचा होता था, जी जी बिल्कुल, उसमें सफ़े होते थे, जी जी, और वो रिन्यू कराने के लिए रिन्यू कराने के लिए हम जाते थे। तो मुझे याद है ये पेशावर में शुरू हुआ और वहाँ से फिर हमने उसको पिक किया, लेमिनेटेड उसमें, और फिर अब आज डिजिटलाइज हो गया है। और आज तो सेंट्रल रिपोजिटरी भी बन गई कि हम फारूक आपका नाम डालेंगे, हमें पता चल जाएगा आपके कितने लाइसेंस हैं, कहाँ से बनाए और क्या तफसील है। तो दैट वाज वन ऑफ द बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ज़बरदस्त। और कम्युनिटी पुलिसिंग पे भी और रेस्क्यू 15 पे भी, इस पे भी मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ कलीम भाई कराची से ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हिबा महमूद, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे ट्रांसमिशन में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? जी जी डॉक्टर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये हम पिछले वीकेंड पे भी बात कर रहे थे मिर्गी के मर्ज़ के हवाले से, एपिलेप्सी। तो ये जो जिन अफराद को, जिन शख्सियात को ये मर्ज़ लाहक होता है, क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? आइडियली एक्चुअली हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं कि मिर्गी के अफराद जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं वो रोज़ा रखें। उसकी वजह ये होती है कि रोज़ा रखने से वो अपनी दवा की पाबंदी नहीं रख सकते हैं, और ज़ाहिर है रोज़े में दिक्कत ये होती है कि आप सारा दिन कुछ खाते नहीं हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया जैसे शुगर ब्लड में अगर कम हो जाए तो वो कहीं वजह ना बन जाए कि उनको दौरा पड़ जाए। तो आइडियली रोज़ा नहीं रखना चाहिए, उनको आइडियली रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो ये तमाम उन अफराद के लिए एक मैसेज है। और देखें इस्लाम में ये प्रोविज़न है बिल्कुल कि अगर आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती या मेडिकली आप के लिए पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए एक अलहदा पूरा कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरह से इन रोज़ों का वो पूरा कर सकते हैं। कलीम भाई ये बताइए, कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल की हमने बात की, आपको QPM 2 मरतबा मिला। जी आई थिंक आई एम अ लकी पर्सन। मुझे तमगा इम्तियाज़ भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, और कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल जी, और मेरे पास 3 UN के पीस कीपिंग मेडल्स हैं क्योंकि मैंने 3 मिशंस किए हैं। और ये ब्रेवरी पे मिलता है, शुजाअत। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल गैलेंट्री पे मिलता है, ब्रेवरी पे मिलता है, और तमगा इम्तियाज़ इज़ लाइक अ नेशनल डिस्टिंक्शन और सर्विसेज पे आपको मिलता है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आई एम फ्रॉम माई हम्बल बैकग्राउंड, और मुझे एक मौका मिला CSS करके आना और एक हाई लेवल पे सर्व करना, एंड आई लर्न, आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट, आई ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। और आप अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स के थ्रू? जी हाँ, आप पुलिस का एकेडमी में पढ़ाते, लेक्चर्स जी मैं जाता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे बातचीत करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूँ, एंड इट्स द अदर वे ऑल्सो। आई ऑल्सो लर्न एंड आई स्टिल बिलीव दैट there's so much to be talked about। बहुत सारी चीज़ें भी जाननी हैं, तो we are just at the tip of a pen। और जैसे आप कहना कि we should learn more and we should strive more and only then we will excel। अच्छा सर, एक और चीज़, जिस तरह के ऑब्वियसली बीइंग पार्ट ऑफ द पुलिस हर रोज़ आपकी लाइफ डेंजर में होती है, और बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस आ जाती हैं, इवेंट्स आ जाते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी खो सकते हैं। तो आई नो इंसान के लिए खुद ब्रेवरी, आप खुद ब्रेव हो सकते हो, लेकिन आपकी बीवी, माँ बाप, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, उन्होंने किस तरह ये हैंडल की सिचुएशन, किस तरह, हाउ डिड दे टेक दिस, यू बीइंग इन द पुलिस? नहीं, मैं तो फारूक को कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरा जब रिज़ल्ट आया और मेरी पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुई, माई मदर वॉज अ मोस्ट अनहैप्पी पर्सन, और उनका ख्याल था कि ये मुश्किल में पड़ेगा, ये इसको नुकसान हो सकता है, कुछ नहीं तो लोग इसको बुरा भला कहेंगे और ज़ख्मी हो सकता है, मारा भी जा सकता है। लेकिन जब आप कर रहे होते हैं वो फ़्लो में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। आपने अपनी जान की भी हिफाजत करनी है और दूसरों की भी करनी है, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप इतने कॉम्पिटेंट हों कि जब कोई वाक़या पे आप पहुँचें आप कॉर्डन ऑफ कर सकें, उनकी जान बचा सकें, कोलेटरल डैमेज को रोक सकें। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस, असेंशियल सर्विस। लेकिन हमने लोगों को अपने सामने
वफात पाते हुए शहीद देखा होते है, शहीद होते हुए देखा है, अपने साथियों को देखा हुआ है। और वो कोई बहुत तकलीफ दे मरला होता है कि जब आप देखें कि हमने जब पहली दफ़ा देखा किसी शख्स को कि अपने सामने उसने गोली खाई, बात कर रहा था और थोड़ी देर बाद उसने बात करनी बंद कर दी, तो आपको ये अंदाज़ा हुआ कि ही इज़ नो मोर देयर और द सोल हैज़ लेफ्ट द बॉडी। तो वो खासा फ्राइटनिंग होता है। लेकिन ये कि दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। और जो पाकिस्तान पुलिस की एक ख़ास बात वो ये है कि आप देखेंगे कि दहशतगर्दी या ऑर्गेनाइज क्राइम के ख़िलाफ़ वो लड़ते हैं। इसमें आईजी से लेके सिपाही तक शहीद हुए हैं और फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं। लेकिन किसी जगह भी कोई वाक़या होता है, आप देखेंगे 10 और तैयार हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए। यानी शहादत, चाहे वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी ये स्पिरिट आप देखें कि तनख्वाह कोई ज़्यादा नहीं है, सहूलतें कोई ज़्यादा नहीं है, और वो एक जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। और कोई वाक़या हो जाए और देखते हैं कि उनके साथी अब नहीं रहा जो थोड़ी देर पहले उनके साथ था, लेकिन उसमें कोई उनको दूसरी राय नहीं होती कि वो फ़ौरन आके उसकी जगह खड़े हो जाते हैं, वो पोस्ट खाली नहीं होती। सही। अच्छा कलीम भाई, ये पुलिस मैं पर्सनली फील करता हूँ एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड फोर्स भी है, क्योंकि अक्सर देखा गया क्योंकि इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक के साथ, तो कई मरतबा कुछ तलखियाँ भी हो जाती हैं, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर हम बात करें और रमज़ान के हवाले से बात करें, तो अफ्तारी से पहले ट्रैफिक हर बंदे की कोशिश होती है घर जाके अफ्तारी करे, तो लोग गाड़ी तेज़ भी चलाते हैं, सिग्नल भी तोड़ते हैं। फिर मोटरवे पुलिस पे हमने देखा, आपने मोटरवे 2 मरतबा आप IG रह चुके हैं, कि कई मरतबा आपको पता भी होता है कि आप तेज़ चला रहे हैं, आपका चलान होता है, तो आप बहस करना शुरू कर देते हैं या थोड़ी तलखी हो जाती है। इसकी क्या वजह है और इसको ब्रिज करने के लिए क्या किया जा सकता है? फ़ारूक देखें, पुलिस या मीडिया या कोई भी शोबा ज़िंदगी जो है उसमें जितने लोग आते हैं वो माशरे से आते हैं, तो जो आपके माशरे में वैल्यूज़ और जो ट्रेडिशन और कल्चर एग्जिस्ट करता है वो उसको साथ लेके आते हैं जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं। तो अगर आपने असल इस्लाह करनी है तो आपने कम्युनिटी बेस्ड इस्लाह करनी है कि आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नेबरहुड और घर से और फैमिली से एक ऐसी इस्लाह हो कि लोग जो हैं जब वो महकमे में जाएं तो वो सारी वैल्यूज़ लेके जाएं। दूसरी बात यह है कि पुलिस का एक महकमा ऐसा है जिसकी बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है और पुलिस अच्छा काम भी करती है, लेकिन चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छे काम नहीं करते। पुलिस का मैं समझता हूँ कि असल चैलेंज जो है उसकी लीडरशिप, और लीडरशिप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं, और वो हेड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, प्रोफेशनलिज्म अच्छा रखें और वो खड़े हों, अकाउंटेबल ठहराएं अपने लोगों को, ख़ुद भी अकाउंटेबल ठहरें, तो उससे फ़र्क पड़ता है। मैं समझता हूँ हमारी लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस आता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, तो हर बंदे ने कमांड नहीं करनी होती। वो लोग जो सह सकते हैं और जिन्होंने तरबियत ली हुई है, हौसला रखते हैं और वो फेस कर सकते हैं, ओनली दोज पीपल शुड बी कमांडिंग, जिसमें मैनेजरियल स्किल्स हों, मोटिवेट करने की स्किल्स हों, जिनमें वो सारी सलाहियतें मौजूद हों जो कि मैच जिता सकें। आपको बाबर आजम चाहिए, आपको मेसी चाहिए, आपको रोनाल्डो चाहिए, आपको बिस्मा मारूफ चाहिए, आपको वो लोग चाहिए, जावेद मियादाद चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो कि एक्सेल कर रहे होते हैं, एंड दे शुड बी कमांडिंग, नंबर 1। और फिर मुसलसल उनकी भी तरबियत करते रहें, उनकी भी इस्लाह करते रहें और उनको भी एहतसाब के मराहिल से गुजारें, लेकिन कम्युनिटी को साथ रखें। अच्छी लीडरशिप का काम है कि कम्युनिटी को साथ रखता है, उनसे पूछता रहता है भाई मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, बताएं मुझे मज़ीद क्या करना चाहिए। रमज़ान के हवाले से फ़ारूक आपने बड़ी दिलचस्प बात की। रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एक मैं ये देखता हूँ कि लोगों का दिल खुल जाता है, बहुत ज़्यादा लोग जो है ज़कात देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मदद करते हैं। मैंने उन लोगों को भी मदद करते हुए देखा है जिनके पास खुद भी इतना ज़्यादा नहीं होता, और मैंने उनको भी करते हुए देखा है। लेकिन साथ साथ हमने देखा है कि इस माह में बहुत से लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। मसलन आप हैरान होंगे कि बहुत सी जगह जराइम बढ़ जाता है, मसलन जो है मिलावट बढ़ जाती है, लोग कम तोड़ रहे होते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ें गलत बेच रहे होते हैं। और सबसे बड़ी आपने बात की अफ्तार के टाइम हमारे यहाँ जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके फोरम इस प्लेटफॉर्म से, और आपको भी कहूँगा कि आराम से जाएँ, बेशक 10 मिनट लेट हो जाएँ। बहुत गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, और जो पुलिस बाकी ड्यूटीज़ होती है उनको छोड़ के भी आना पड़ता है। तो इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रमज़ान में और टॉलरेंट हो जाएं, और बैलेंस हो जाएं, और लॉ अबाइडिंग हो जाए। सही। अच्छा जी, कराची हमें सारा जाना है। डॉक्टर हिबा महमूद न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल एपिलेप्सी के हवाले से ही पूछना चाहूँगा, जो मिर्गी का मर्ज़ कहलाता है बिलमारूफ,
मुझे ये बताइए कि कोई ख़ास टेस्ट होता है जिससे कि आपको किस तरह पता चलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल फिट एंड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, या जो मिर्गी का मर्ज जिस शख्स को है या उसे एक नॉर्मल फिट पड़ रहा है, कैसे फ़र्क पता? कोई टेस्ट होता है, कोई तशख़ीस का क्या तरीका है इसका? तशख़ीस के लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखता है ना, वो क्लिनिकल हिस्ट्री होता है। आप माहिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तफसीली आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेगा, हिस्ट्री लेगा। उसमें ना सिर्फ पेशेंट बल्कि पेशेंट के साथ वो अटेंडेंट जिन्होंने दौरा देखा हो, यानी विटनेस अकाउंट, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं वो सवाल पूछते हैं उनसे, उस मिर्गी में क्या कैफियत हुई, किस तरह से हुए, किस तरह शुरू हुए, किस तरह ख़त्म हुए, टाइमिंग के हिसाब से, या विटनेस ने क्या क्या चीज़ें देखी, ये चीज़ें हम मालूम करते हैं। इसके बेसिस के ऊपर हमारी डायग्नोसिस बनती है। इसके साथ ही हम अटेंडेंट्स को ये इनकरेज करते हैं, केयर गिवर्स को जो एपिलेप्सी के मरीज़ों के साथ होते हैं, कि अगर मुमकिन हो सके तो वो एपिलेप्सी के इवेंट को, यानी उनके मिर्गी के दौरे की अगर वो वीडियो बना लें अपने मोबाइल फ़ोन से, तो वो भी हमारे यानी डॉक्टरों को तशख़ीस करने में उसमें बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट्स में हमारे पास EEG होती है। ये बिल्कुल ECG की तरह है, जिस तरह ECG की लीड्स लगाई जाती हैं सीने के ऊपर और एक रीडिंग आ जाती है पेपर के ऊपर। इसी तरह ही EEG जो है वो लीड्स जो हैं वो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पे मुख्तलिफ फासलों पे लगाई जाती है और कंप्यूटर के ऊपर उसकी वेव फॉर्म्स आती हैं जो कि डॉक्टर देखता है, और अगर उन वेव फॉर्म्स में कोई एपिलेप्टिक डिस्चार्ज होगा तो वो रीड कर लेगा, उसको इंटरप्रेट कर लेगा, उसकी रिपोर्ट बन जाएगी। इसके अलावा कॉजेज़ मालूम करने के लिए या हम MRI कराते हैं, न्यूरो इमेजिंग जिसे कहते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मिर्गी की एसेंशियल डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी होती हैं। सही। और पूछे अच्छा डॉक्टर साहिबा, एपिलेप्सी के अलावा भी हमारे काफ़ी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस तरह कि डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर्स हो गया। तो अगर हम लोगों को अर्ली स्टेजेस डिमेंशिया या अल्जाइमर्स की डिटेक्ट करनी हो, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है और हम यूजुअली उसे कहते हैं कि हाँ भूल गए उसको, वो बस उसको भूलने की आदत है। एग्जैक्टली, भूलने की आदत है या भूलने की बीमारी है। तो कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें देखकर अपने माइंड में रखना चाहिए कि अच्छा ये अल्जाइमर्स या डिमेंशिया के सिम्टम्स है और ये सिर्फ भूलना नहीं है? देखिए, एक तो एज बड़ी ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है उम्र के एक हिस्से में जाके चीज़ें छोटी याद भी नहीं रहती हैं, तो हर किसी उम्र सीधा इंसान को लेबल कर देना कि उनको डिमेंशिया हो रहा है वो भी जस्टिफाइड नहीं होगा। अलबत्ता जो केयर गिवर्स होते हैं या आसपास के लोग होते हैं वो ये देख सकते हैं कि अगर कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी से मुराद ये कि अपनी चीज़ों को भूल जाए, हत्ता कि यहाँ तक कि उनको नाम भी ना याद आ रहा हो, अपने बेटे का या अपनी बेगम का या घर के किसी फ़र्द का जिनसे उनका रोज़ाना मिलना हो, उनको नाम ना याद आ रहा हो, तो ये हो सकता है कि डिमेंशिया की तरफ हो। लेकिन फिर वही मैं कहूँगी कि डायग्नोसिस इस बेसिस पे नहीं होती है। लाजमन आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को, स्पेशलिस्ट को दिखाइए ताकि वो इसके टेस्ट्स करवाए, ब्लड टेस्ट्स होते हैं, इमेजिंग होती है, वो सब चीज़ें होंगी, फिर ही ये फाइनल डायग्नोसिस बनेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगा कि जो मिर्गी का मर्ज़ है इसकी कोई ख़ास उम्र होती है कि उसके बाद से ये शुरू होता है, या ये पैदाइशी भी हो सकता है? और अगर पैदाइशी हो सकता है तो जो छोटा बच्चा होता है शीरखार, वो तो अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसको ये फिट पड़ रहा है या उसको ये मसला है, तो आप कैसे उसको डायग्नोज करते हैं कि ये बच्चे को ये मर्ज़ है और इसका किस तरह से इलाज करना है सही तरीके से? एपिलेप्सी की कोई एज नहीं होती है, ना ये जेंडर स्पेसिफिक है, जितना मर्दों में होता है उतना औरतों में होता है। लेकिन ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि बच्चों में और बड़ों में 65 प्लस ईयर्स में ज़रा ज़्यादा एपिलेप्सी होती है। बच्चों में देखिए, वो बता तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं पाएंगे। पेरेंट्स यूजुअली हमारे पास जो आते हैं वो उनकी कैफियत बयान करते हैं कि ये इसको या तो बुखार था और ये एकदम से अकड़ गया था, या इसने कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स करनी शुरू कर दी थी। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि जो वीडियो क्लिप्स बनाते हैं पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, वो भी बहुत सहूलत देते हैं हमें इस तशख़ीस में करने के लिए। फिर वही जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो हम कराते हैं, उसके बेसिस के ऊपर फिर हम लोग बच्चों में ख़ास तौर पे ये बताते हैं कि इनको एपिलेप्सी है या नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा।
सारा मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करूं कलीम भाई के हवाले से। तो जब ये, क्योंकि हमारी तो बड़ी पुरानी एसोसिएशन है पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के साथ मैंने बड़ा काम भी किया जब कलीम भाई एसएसपी ऑपरेशन से, उसके बाद आईजी बने। तो जब ये मोटरवे में आए ना, तो मैंने कहा कि कहने लगे और बताओ क्या, व्हाट कैन आई डू। मैंने कहा आपने बस मेरा एक काम करना है। मैंने कहा बस आप मुझे एक अपना विजिटिंग कार्ड दें, पीछे लिख दें कि फ़ारूक मेरा छोटा भाई है, इसका चलान नहीं करना, और नीचे साइन कर दें। तो एक बार का इन्होंने हंस के टाल दिया, फिर अगली बार मिले, मैंने फिर कहा, मैंने कहा भाई वो एक काम वो आज तक नहीं किया इन्होंने, अलग बात है। तो हर दफ़ा मुझे ये कह के टाल दे। फिर आखिरी बार मुझे कहने लगे देखो मैं लिख तो देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये गारंटी दे रहा हूँ अगर मैंने लिख दिया तो वो अगला बंदा तुम्हारा डबल चलान करेगा, तो अगर तुम चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ। भाई कहने का मकसद ये है कि ये इस सर्विस में, पुलिस में तो बहुत प्रेशर भी आता होगा। ऑब्वियसली हम एक सोसाइटी में रहते हैं, आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार सिफारिश भी करते होंगे कि जी फलाने को ट्रांसफ़र कर दें, फलाने को बाहर छुड़वा दें, ये कर दें वो। तो कैसे आप मैनेज करते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और फिर नाराज़गी भी मोल नहीं लेनी होती। देखिए, सबसे पहले तो बताऊं जी कि फ़ारूक साहब हमारे एजाज़ी एसपी थे और इनको एजाज़ी रैंक्स बनाए गए थे। ये इस्लामाबाद पुलिस के नासिर खान दुरानी साहब जी हमारे बहुत ही अच्छे और हमारे उस्तादों में शामिल होते हैं। तो उन्होंने एजाज़ी एसपी बनाया था फ़ारूक साहब को, और फ़ारूक साहब ने इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से। जहाँ तक आपने कार्ड की ना, जब हम नए सर्विस में आते हैं ना, हमें 3-4 चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है। अब तो खैर ज़माना बदल गया, कुछ और चीज़ें करते होंगे। एक शौक़ होता है फॉरेन विजिटिंग कार्ड बना ले। अब ये एकेडमी ही आते हैं तो विजिटिंग कार्ड बना लें, और जो मिलता है आपसे कहते हैं जी हमें एक नहीं 3 दे दें, मैंने 2 भाइयों को भी देने हैं और मोहल्ले वालों को भी देने। तो मैं इसी तरह कोयटा में एएसपी पोस्टेड था और मैं कई कार्ड बांट चुका था इस सारे दरमियान इस टाइम में। तो एक नाके पे मैंने एक दिन एक मोटरसाइकिल वाले को रोका, तो जब मैंने खुद ही रोका उसको, मैंने कहा 3 लोग सवार हैं, आपका चलान होगा। तो उसने आगे से कहा कि मैं कलीम इमाम का भाई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, रोका आपने? रोका, और फौरन मेरा ही कार्ड जिसपे मैंने पीछे गलती से दस्तखत किए हुए थे और मुझे दिखाया। उन्होंने कहा ये देखें। मैंने फिर मजाक में कहा तो बहुत बड़े आदमी का भाई है भाई, इसको जाने दो। मैंने अपनी इज्जत तो रखने की कोशिश की, और मैंने कहा कि आप तो जाएं। आपने बिल्कुल सही कहा फारूक, प्रेशर होता है। प्रेशर तो वैसे हर शोबे में होता है, लेकिन पुलिस में बहुत ज़्यादा होता है। वो कहते हैं थाना कचहरी का जो एक कल्चर है, और हमारा माशरे का मिजाज भी है कि अगर हमें कोई जायज़ बात भी करानी, हम कहते हैं हमारे साथ कोई चले, किसी को कहलवा दो, फ़ोन कर दो। बल्कि आप ये भी सुन के हैरान होंगे फारूक कि हमारे अपने पुलिस वाले दूसरे ज़िले के पुलिस वालों के हवाले से भी हमसे सिफारिश कराते हैं। अच्छा। कि सरगोदा के एसपी को फ़ोन कर दें, हमारा ही सिपाही कहेगा कि फ़ोन कर दें, हमारे थाने में ये काम है। तो सिफारिश का ये कल्चर है। लेकिन जो अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, देखें सिफारिश अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। बाज़ दफ़ा आपको लोग बहुत अच्छी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और किसी को बड़ा अच्छे आदमी को रेकमेंड करते हैं। यू मस्ट ऑलवेज हैव अ स्पेस कि आप उसको समझ सकें। जो चीज़ सही नहीं है आप उसको इनकार, मना करें और ना करें। और अगर आप करेंगे तो सिस्टम गलत हो जाएगा और बुराई आएगी, आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। देखिए मसलन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो प्रेशर आता है ना फारूक को भर्ती का आता है। वो कहते हैं जी ये 6 बहनों का एक भाई है, इसको भर्ती कर लें। तो मेरा सवाल ये होता है कि आप घर में अगर आपने कुक रखना है या ड्राइवर रखना है, तो आप कुक और ड्राइवर ही ढूंढेंगे ना। आप 6 बहनों के भाई को तो नहीं ढूंढेंगे कि वो आके ये करे। तो वो हुनर आना चाहिए। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आपको हुनर चाहिए। हर शख्स ये काम नहीं कर सकता, चाहे हर शख्स जो है नर्सिंग का काम नहीं कर सकता, हर शख्स मीडिया का काम नहीं कर सकता। सो यू हैव टू डेवलप दैट स्किल्स। लेकिन समहाउ ये कल्चर सिफारिश का पूरी दुनिया में है। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है, लेकिन सिफारिश हर जगह होती है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस में और बहुत सी जगह मल्टीनेशनल्स में वो रेफरेंसिंग करते हैं। मसलन अगर मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, मैं आज शायद फारूक हसन आपका नाम दे दूँ, आप शायद किसी और जानने वाले का, फिर वो पूछते हैं। आप बाज़ दफ़ा बड़े लोगों के रेफरेंस दे रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ लोग चल के चले जाते हैं। तो पीपल एट टाइम्स नीड पीपल के कौन जानता है इंसाफ को। मसलन इस्लामाबाद में आप ही के ज़माने में शुरू हुआ था कि मुलाजमों को नौकरी देनी। इस्लामाबाद में घर के जो मुलाजिम होते हैं जी। और ईद के मौके पे अभी आपने सबको होशियार भी करना है कि ईद के मौके पे भी बहुत होशियार रहना है कि लोग घर छोड़ के चले जाते हैं और बहुत चोरी चकारी शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पे वही कर रहा होता है जिसको आपने रखा हुआ है कोई इन्फॉर्मेशन। तो अनलेस के यू वेरीफाई कि शनाख्ती कार्ड रखें और किसी ने रेफरेंस दिया हुआ है, किसी ने सिफारिश की हुई है और उसको वो स्किल्स आती हुई हों, तो इट कैन बी अ चैलेंजिंग। सर एक और चीज़ भी होती है, जैसा कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों का भी ये एक्सपीरियंस रह चुका है कि जो हमारी नॉर्मल पुलिस है
मैं कराची में आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन कराची और मेरे साथ ये होता था कि वो ऐसे ही रोक लेते थे और फिर वो कहते थे कि आप पैसे दें या इसलिए करें। बल्कि मेरे साथ तो एक दफ़ा ये भी हो चुका है कि मुझे उन्होंने रोका और ने कहा कि मैम आपने कल ज़रूर आके देने हैं इतने पैसे हमें। चलिए अगले दिन जाके नहीं, मैंने उनसे कहा था आपने मुझे रोका था, नहीं ये सही बात नहीं है। तो बट द थिंग इज़ कि आप नोटिस करते हैं ये चीज़। फिर एट द सेम टाइम मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था मोटरवे के ऊपर और उस वक्त मैं हैवी अमाउंट पैसों की कैरी कर रही थी और मेरे पास मेरी गोल्ड की ज्वेलरी भी थी और इट वाज अ मेजर एक्सीडेंट, मेरी कार वाज टोटल। लेकिन मैं कहूँ कि 1 रुपया भी या एक मेरी एयरिंग का पीछे वाला भी गायब हुआ, वो नहीं गायब हुआ था। उन्होंने मुझे सारी की सारी मेरी अमाउंट, वही जो बात कलीम भाई कह रहे थे कि अच्छे पुलिस वाले और खराब तो दोनों जगह होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें कि एक मेजर एक्सीडेंट में आपकी चीज़ें गायब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप मेरा फ़ोन, अगर वो मेरा फ़ोन, मेरी ज्वेलरी, सब कुछ वहाँ पर मुझे मिल रही है। तो मैंने ये नोटिस किया कि मोटरवे पुलिस में और एक हमारी जो ऑर्डिनरी नॉर्मल जो पुलिस होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। व्हाई इज़ इट एग्जैक्टली, व्हाई इज़ इट, ये क्यों है? देखिए, पाकिस्तान में पुलिस के 15 इदारे हैं और पुलिस की तादाद ओवरऑल कोई 4.5 लाख के करीब। ये फ़ौज के बाद दूसरा सबसे बड़ा इदारा है। ये प्रीमियर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है। अब आप जितने इदारे हैं उनमें थाने हैं और थानों का काम है और क्राइम फाइटिंग है और पब्लिक डीलिंग है। मोटरवे जो है सबसे कम उम्र इदारा है पुलिस का। इसकी आप समझें 24 साल उम्र है। ये 1997 में ये आया है और क्योंकि इसमें भर्ती मेरिट पे हुई, ट्रेनिंग बहुत अच्छी की गई और आपको याद होगा चिप्स एक प्रोग्राम आता था, कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल्स, उसके पैटर्न पे इसने उसको चिप्स, इट्स अ वेरी ओल्ड प्रोग्राम, जी हाँ, उसके पैटर्न पे चलाया। लीडरशिप अच्छी मिली, रिक्रूटमेंट अच्छी हुई, ट्रेनिंग अच्छी हुई। मोटरवे की तनख्वाह 3 गुना ज़्यादा थी नॉर्मल पुलिस से ज़्यादा थी या है? और थी, अब नहीं है, अब तो बाकियों से भी कम हो गई, लेकिन म्यार उनका खासी हद तक वैसा ही है। तो जब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपने मालूम किया कि पुलिस वाला अगर ख़राब होता है तो क्यों होता है, थाने के मसाइल क्या, थाना कैसा है, थाने को कैसा होना चाहिए और उसके बीच में गैप्स क्या हैं, आप गैप्स को कवर कर लें, आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मोटरवे में वो गैप्स ख़त्म किए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल तनख्वाहें बहुत अच्छी दी गई, 8 घंटे ड्यूटी कर दी गई, हर शख्स को साल में 5 यूनिफॉर्में मिलती थी, हर शख्स को छुट्टी का टाइम था, उसको वेलफेयर रोड सेफ्टी फंड से उसको पैसे मिलते थे, ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स देने शुरू किए, फ़र्क पड़ गया। यही पैटर्न अगर आप लोकल पुलिस के साथ करेंगे उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। उसमें भी बहुत से रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसमें एक्सट्रेनियस इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता है कि आप देखते हैं कि हर बंदा उसमें मुदाखलत कर रहा होता है उनके काम में। हर बंदा कह रहा होता है इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, मैंने कहा है ये कर दो, मैं ये कह रहा हूँ ये कर दो। देखिए, हमने तो अपनी आखिरी जो हमने 8-10 साल की नौकरी थी फारूक, तो हमने ये सीखा कि जब हमें कोई सिफारिश करता था हम कहते थे ना करो। वो बहुत ज़िद करता था, हमसे ज़ोरावर होता था, हमसे हमें नुकसान पहुँचा सकता था या वो हमें ऊपर से देखता था। हम कहते थे आप लिख के दे दें, आप ये कह रहे हैं ना काम, आप लिख के दे दें कि इसको छोड़ दें, आप लिख के दे दें कि ये काम कर लें। वो लिख के नहीं देते थे और फिर वो कहते थे अच्छा मैं लिख के दूं, आप मेरी ज़बान पे नहीं बात कर रहे। तो हमारे अफसरों को ये सीखना चाहिए कि जब भी उनको कोई बुरा काम किए आप उनसे कहें जी लिख के दे दें, मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा कलीम भाई, इस पे मजीद बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, न्यूज़ ब्रेक भी है, आपने जाना कहीं नहीं है, वी राइट हियर, स्टे ट्यून्ड। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा कराची से। तो डॉक्टर हिबा, एक सवाल था आपसे और वो ये था कि जिस तरह हमारी मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं और या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, तो इसके लिए हम प्रिकॉशनरी मेजर्स में कहते हैं कि खाना सही खाना चाहिए, हमें फ़ैटी फूड्स इतने ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की जब हम बात करते हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गया, डिमेंशिया हो गया या अल्ज़ाइमर्स या कोई भी और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो जाएगी, तो उस डिज़ीज़ में भी आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं खाने में, लाइफस्टाइल में, इस तरह के कुछ चेंजेस से वो डिज़ीज़ नहीं हो, ये हो सकता है?
एक्चुअली जितनी भी डिजीज़ जिनको आपने लिस्ट किया है ना, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर हों, चाहे मेटाबॉलिक हों, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हों, वर्जिश का इतदाल से ज़िंदगी में खाना खाना ये सब चीज़ें बहुत मुस्बित असर रखता है इन सब चीज़ों के ऊपर। देखें, आपको जब भी कोई कार्डियक मसला होता है तो सबसे पहले आपके फिजिशियन आपको यही कहते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट करें अपनी डाइट में से, फैटी फूड को निकालें, आप हेल्दी खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट खाएं। बिल्कुल इसी तरीके से एपिलेप्सी के मरीज़ों में भी, क्योंकि परहेज़ नहीं होता है, इन मरीज़ों को हम कहते हैं कि आप अपनी मुतवाज़न ग़िज़ा रखें, यानी हर वो एलिमेंट्स खाएँ, कैल्शियम भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, वाइटामिन्स हों, मिनरल्स हों। इसी तरह वर्जिश, अगर लाइट एक्सरसाइज की जाए, इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के ऊपर और पर्टिकुलरली एपिलेप्सी के ऊपर भी, क्योंकि वॉक से स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है। और एपिलेप्सी के मरीज़ों में देखा गया है कि वो स्ट्रेस या एंजाइटी उनके दौरों को बढ़ाने की वजह भी बन जाती है। तो वो वॉक करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखते हैं, अच्छी नींद करते हैं, यानी रात की नींद। हमारे यहाँ कुछ ट्रेंड ऐसा हो जाता है कि हम लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं। अगर आप मतलब जैसे आप अपना डिनर कर लें और उसके 2 घंटे के बाद 10:30-11 बजे तक सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, ये बड़ी पॉजिटिव स्लीप होती है। 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। जितना रेस्टफुल माइंड होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बीमारी पे, एपिलेप्सी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा, आपने कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। तौकीर भाई, जल्दी से ज़रा हमें बताएं कि आपने डिश बना ली है तो थैंक यू। बताया था कि आज की बड़ी हेल्दी जी जैसे वो कर रही थी एक्सरसाइज की बात, तो इसके लिए एक्सरसाइज चाहिए, लेकिन जितनी भी मैंने डिशेस बनाई 9-10 ये सबसे अच्छे वाली थी। और आखिर पे जब हमने इसको फिनिश किया तो हम मलाई और दूध दोनों के कम्बिनेशन से फिर हमने इसको फिनिश किया। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो कल फिर आपसे, यानी न्यूट्रिशन के हवाले से भी अच्छी है और टेस्ट के हवाले से। न्यूट्रिशन मैंने बताया कि मैग्नीशियम, फास्फोरस और ये जो मसल क्रैम्प्स होते हैं जिनको पड़ते हैं, तो उस वक्त ये जो पनीर है ना, दिस इज द बेस्ट डाइट you can have for your और अगर आई थिंक कोई शख्स जो है वो परहेज़ कर रहा है, लाइक डजंट वांट टू हैव रेड मीट या चिकन या कोई भी फॉर्म ऑफ गोश्त नहीं खाना चाह रहा, तो वो पनीर के थ्रू भी प्रोटीन ले सकते हैं। और ये एक बहुत डिफरेंट सी डिश मैंने आपको बताया था, इसमें 4 मगज भी हैं, इसमें तिल भी है, इसमें दूध भी है, इसमें मलाई भी है, मक्खन भी है। तो ये एक्सरसाइज के लिए एक्सीलेंट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तौकीर भाई। करीम भाई, आपके पास वापस आऊँगा। मुझे ये बताएं, आप CSS के बड़े सीनियर बैच से हैं, जब आप CSS करते हैं, ये सुपीरियर एग्ज़ाम जो है, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट एक बनती है और उसके बाद फिर ऑप्शन दी जाती है कि आपने तो आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात की। तो एक बंदा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और मतलब फिलोसॉफिकल थाट है, तो आपके ख्याल में वो ज़्यादा लेट्स से फॉरेन ऑफिस या कोई इस तरह थिंक टैंक उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, और एक बंदा जो फिज़िकली फिट है और बड़ा मतलब लाइक जिम एंथुसियास्टिक है और इस तरह, वो ज़्यादा पुलिस फोर्स या लॉ इन्फोर्समेंट में ज़्यादा बेहतर नहीं होता? इस तरह की कोई बाइफिकेशन होती है CSS एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में? देखिए, जो हिस्ट्री है ना कि आप लीडरशिप पोजीशंस पे लोगों को कैसे पिक करते हैं। एक तो ये होता था कि बादशाह अपने मर्ज़ी से जिसको दिल चाहे वो उसको पिक करता था, बादशाह होता। और ओवर द ईयर्स फिर एक ये टेंडेंसी आई कि लेट्स गेट प्रोफेशनल्स, और आज दुनिया में आप देखें CEOs और यंग लोगों को जिनकी स्किल्स हैं उनको ऑप्ट किया जाता है। CSS एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव और जिसे आप कहना कॉम्पिटेंस वाला एग्ज़ाम है, और होता यह है कि वो ये सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं जो आप बता रहे हैं। एक आध स्लिप ज़रूर हो सकती है उस सिस्टम में, ओमिशंस हो सकती हैं, लेकिन दे गो थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, वो आपका रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, फिर वो आपका जो है मेडिकल करते हैं, फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपको बेसिकली एक मैनेजर सीनियर लीडरशिप के रोल में लिया जा रहा है। योर मसल्स मे ऐड एन एक्स्ट्रा वैल्यू इफ़ यू आर इन पुलिस एंड सच सर्विसेज वे यू माइट हैव टू चेस एंड एक्ट लाइक अ स्ट्रीट कॉप। लेकिन और इसी तरह जहन आपको इफ़ यू आर इंटेलेक्चुअली एंड एकेडमिकली साउंड होता है, फॉरेन सर्विस और बाकी जगह आपको बड़ी मुफीद हों ये चीज़ें और वहाँ काम आए। लेकिन दे आर लुकिंग एट द ओवरऑल थिंग कि ये चीज़ें भी सारी मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ क्या लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स इसमें मौजूद हैं। और हमारी ट्रेनिंग ये होती है कि आपने देखे ना, मैं IG पंजाब था तो मेरे 2,10,000 थे मेरे पास लोग, मैं IG सिंध था तो 1,60,000 थे। सो IG शुड नो हाउ टू मैनेज एंड पुट देम टू ऑप्टिमम यूज़। तो ये बिल्कुल एडेड चीज़ें हैं कि अगर आपको ये चीज़ें आती हों।
मसलन हमारे यहाँ MBBS डॉक्टर्स बहुत आए एक ज़माने जी में, हाँ, CSS में। अभी भी हैं। इंजीनियर्स बहुत आए, जी हाँ। और आपको पता है लेकिन और जो आए उनको बड़ा फॉरेंसिक्स में और जब फर्स्ट एड के इश्यूज़ में या ट्रीटमेंट के इश्यूज़ में उनको बड़ी फ़र्क पड़ता। इसी तरह सिविल इंजीनियर्स आए हो तो DMG में या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में दे वर वेरी गुड इन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग एंड ऑल। तो ये एडेड एडवांटेज होता है, लेकिन एक लार्जर कैनवस पे आप काम कर रहे होते हैं और ये सारी ट्रेड्स और स्किल्स जो है ना वो आपको हेल्प कर रही होती हैं आपकी एफिशिएंसी में। अच्छा सर, एक और चीज़ होती है जिस तरह कि मिलिट्री में आपको ज़्यादातर दे डोंट वांट यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो लोग कहते हैं कि आप आएँ और आप यू शुड नो कि ऑर्डर्स किस तरह लेते हैं, कि यू शुड लर्न टू टेक ऑर्डर्स। बेसिकली डिसिप्लिन की ट्रेनिंग होती है सारा। पुलिस में भी शायद, पुलिस में इस तरह होता है कि दे इनकरेज मोर क्रिएटिव थिंकिंग, या दे आल्सो से कि अच्छा आपको ऑर्डर्स लेना आना चाहिए एंड दैट्स इट, और हम उन्हीं में से पिक करेंगे कि कौन लीडर्स बनेंगे। हाँ, मैं समझता हूँ ये एक फैलेसी है जी। लोगों का ये ख्याल है कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसको फ़ौज में डाल दें। ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है जो एक कम्युनिटी में समझा जा रहा होता है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना वो उनकी पढ़ाई है। आप सोच नहीं सकते कि जो फ़ौज में आता है उसको इतनी पढ़ाई कराई जाती है, वो लेते हैं उसको जो है ना क्रूड इंटर, लेकिन उसके बाद उसको वो टैक्टिकल चीज़ें भी सिखाते हैं, ऑर्डर लेना भी सिखाते हैं, डिसिप्लिन करना से, बट दे आल्सो बिल्ड अ लीडरशिप क्वालिटी इन इट। जो पाकिस्तान का NDU का इदारा है वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इदारा है पाकिस्तान का, और हम सिविल सर्वेंट्स भी वहाँ जाते हैं। और आप हैरान होंगे कि फ़ौज में जो पढ़ता नहीं है वो रह जाता है, जो फौज में पढ़ता है वही जनरल बनता है, जिसने कोर्सेज किए हुए होते हैं, अच्छे मार्क्स दिए होते हैं, A+, B+ आए हुए होते हैं। तो ये फैलेसी गलत है। आप कह रहे हैं हर फील्ड में जो माहिर है वही आगे निकलेगा, ये नहीं कि आप बस वही निकलेगा। और पढ़ाई पे बहुत जोर है, रिसर्च पे जोर है, टैक्टिकल मामलात पे जोर है ही है, लेकिन लीडरशिप उनको पढ़ा लिखा चाहिए और वो सारी पढ़ाई करते हैं। आप देखें फौज में कर्नल मेजर लेवल पे बहुत से लोग वीड आउट हो जाते हैं, ओनली द बेस्ट। पुलिस का ये है कि बिल्कुल ट्रेनिंग होती है, इनिशियल और मिड कैरियर होती है और कोर्सेज होते हैं, और बहुत अब तो बहुत ज़्यादा फोकस है ट्रेनिंग पे, बल्कि इस तरह फोकस है कि जो फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है उसको फ़ौरन सर्टिफाई करें, लाइसेंसिंग करें और उसको उस हवाले से उसकी ट्रेनिंग कराएं ताकि वो इफेक्टिव हो ऑन ग्राउंड। सही, थैंक यू वेरी मच कलीम भाई। एक्चुअली आई थिंक सारा भी ये कहना चाहती है कि डिसिप्लिन ट्रेनिंग जो है वो हर लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक प्रिंसिपल होता है, और ऑब्वियसली मेरिटोक्रेसी तो हर जगह होती है। आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। कलीम भाई, थैंक यू सो मच, इट वॉज सच अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू। और मुझे पता है आपने एक इफ्तारी पे भी जाना है, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमने बहुत अच्छी बातें सीखी। खातिन और हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, हमें जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सारा भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन जी। और अब एक हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश करेंगी आतरा मोहसिन, ये सादत हासिल करेंगी। जी आतरा। जी मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दोहा खातमुल अंबिया, आप शम्सुद्दोहा खातमुल अंबिया। ए फसीहुल बयां, ए बलीगुल लिसान, ए वहीदुज़्ज़मान, मावराए गुमा आपका
का नूर है अज कराता करा शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया मुरसिले मुरसिला सरवरे अर्शिया हादिए इंसुजा मकबिले मकबिला आपकी ज़ात है बाइसे कुनफ़िका राज़े अर्ज़ो समा खातमुल अंबिया राज़े अर्ज़ो समा खातमुल अंबिया आप हैं वजह तख़लीक़ कोनो मकान आपके दम